Welcome back students. Good morning to all of you. Here we are again to complete the concept of scientific management principle and techniques. And today we are going to learn about the standardization of work. इसके next part है standardization क्या होता है कि it refer to the process of setting standard of various business activities. यानी कि यहाँ पर जो इसका मेन काम है वो बिजनेस की एक्टिविटीज का स्टैंडर्ड क्रिएट करना। क्रिएटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस कि बिजनेस के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको एक लेवल पर लेकर जाना। इसके मकसद ऑब्जेक्टिव होते हैं टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है रिड्यूस ए गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट की एक जो गिवन लाइन होती है मतलब इस लेवल तक लेकर के जाना, उसको कम या ज़्यादा करना। दूसरा, टू इंट्रोड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स सच एज दे आर इजली इंटरचेंजेबल विद अनदर वन, कि इसके साथ जो मतलब कि जो ये प्रोडक्ट बना रही है कंपनी उसके सब्स्टिट्यूट तैयार करना, ताकि कंपनी जो है इन फ्यूचर मान लीजिए वो प्रोडक्ट तैयार नहीं है तो उसके सब्स्टिट्यूट में कोई अनदर प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सके। थर्ड है टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि तीसरा कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी है उसको इंश्योर करना। और लास्ट है टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड टू परफॉर्म मैन एंड मशीन, और मशीन और ह्यूमन बीइंग जो एम्प्लॉयज है वहाँ के जो वर्कर है काम करने वाले उनके स्टैंडर्ड को क्रिएट करना, इसका काम है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का काम है। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में आता है कि इट रेफर टू द टेक्निक which is used to put end to unnecessary type, qualities, size, weight etc. of product। सिंप्लीफिकेशन में आता है कि जो टेक्निक्स वर्कर यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट का साइज वो मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर सब कुछ आता है। टेक्निक, साइज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इन सबको मेजर किया जाता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप ऑफ क्वालिटी, साइज, वेट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑल राइट फॉर अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू मैन्युफैक्चरिंग शूज ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 size, but if it start manufacturing 0, 0.1, 1, मतलब कि एक्स्ट्रा काम को खत्म करना बिल्कुल बीच में से। एग्जाम्पल दे रहा, मान लीजिए एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शूज बनाने कंपनी, और नॉर्मली साइज क्या लेती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, बट वो कभी भी ऐसा नहीं करते 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 and 3.5 and so on। ये साइजेस हैं, these are extra, not useful, क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन में इन सबको खत्म कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अफेक्टिव इकोनॉमी द यूज ऑफ मशीन, कि सबसे पहले मशीन का यूज अफेक्टिव बनाना। ब्रिंगिंग डाउन द लेबर कॉस्ट, यानी कि लेबर की कॉस्ट को कम करना विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइजेशन। एंड अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द स्टाफ, और स्टाफ में इकोनॉमी को अफेक्ट करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी।
मेथड स्टडी इट रेफर टू द आइडेंटिफाइंग द मोस्ट स्टेबल वे टू डू पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी कि जो आप कंपनी काम कर रही है, मान लीजिए एक कंपनी काम कर रही है, लाइक एक मैथ्स का सम है, उसको निकालने के हजारों तरीके होते हैं, बट वी आर प्रेफर द स्पेशल वन विच इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, विच इज़ वेरी इजी टू लर्न। हम वो एक्टिविटी या वो तरीका लेते हैं जो सबसे आसान होता है और सबसे इजी लगता है हमें। उसी तरह से कंपनी को भी क्या करते हैं, कंपनी में वर्कर्स होते हैं, अपने अपने तरीके से काम करता है, बट कंपनी वो तरीका लेती है जो तरीका सबसे पर्टिकुलर और ईजी होता है। मेथड्स की स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, आसान मेथड को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या होती है, इट रेफर टू ए टेक्निक ऑफ स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग द वेल डिफाइंड जॉब और वर्क। द movie camera is used to conduct the study. The main objective is to eliminate the unnecessary motions. मोशन स्टडी का मतलब कि कंपनी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो काम चल रहे हैं, उन सब की स्टडी करना इसके अंदर आता है। यानी कि जो कंपनी में काम चल रहे हैं, जो मूवमेंट चल रहे हैं, वो नेसेसरी मूवमेंट चल रहे हैं, अननेसेसरी कोई मूवमेंट ना चले। यानी कि जो लेबर क्लास काम कर रही है वो वेस्ट काम ना करे, टाइम वेस्ट ना करे, उस चीज को मोशन स्टडी बोलते हैं। इसके बाद टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मीन्स कि जो कंपनी को काम, जो लेबर को काम दिया गया है वो ऑन द टाइम वो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। इट रेफर टू द डिटरमिनेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पर्टिकुलर वर्क। आगे ना कि जो काम हमने एम्प्लॉयज को दिया है, वर्कर्स को दिया है, और जो गिवन टाइम दिया है, पर्टिकुलर टाइम दिया गया, उसमें पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी स्टडी करना। इसके बाद हमारा आता है फैटिग स्टडी। It refers to determination, duration and frequency of rest interval to complete a particular job. फैटिग स्टडी का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज काम के बीच में रेस्ट ले रहे हैं, रेस्ट टेकन बाय वर्कर्स, वो कितनी देर का है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन दैट द वर्कर आर टेकिंग रेस्ट टू डू द पर्टिकुलर जॉब, उसको डिटरमाइन करना होता है। इसके बाद डिफरेंशियल पीसीस वेस्ट टाइम, वेस्ट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम, ये क्या होता है कि डिफरेंशियल पीस टेक्निक विच डिफरेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर्स। यानी कि ये हमें फ़र्क बताती है, एफिशिएंट का मतलब जो बढ़िया काम करने वाला पर्सन है वो, और लेस एफिशिएंट जो काम नहीं कर पाता। इट रिवार्ड्स द एफिशिएंट वर्कर्स एंड मोटिवेट द लेस एफिशिएंट। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो बढ़िया काम करने वाला पर्सन उसको रिवार्ड दिया जाता है, और जो काम कम करने वाला है उसको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो उसके जितना काम कर सके। इन दिस प्लान देयर आर टू पीसेस रेट, वन फॉर दोज वर्कर हु प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड
आउटपुट एंड मोर, एंड दूसरा द अदर हु प्रोड्यूस लेस एंड देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब दो टाइप के लोग मैंने को पहले बताया कि एक वो जो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, स्टैंडर्ड लेवल की कर रहा है, और दूसरा वो पर्सन जो स्टैंडर्ड लेवल की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, उससे कम प्रोडक्शन कर रहा है। दिस एक्ट एज एन इनिशिएटिव फॉर ए लेस एफिशिएंट वर्कर टू बी मोटिवेट टू परफॉर्म बेटर। यानी कि ये जो काम है, दिस इज फॉर द लेस एफिशिएंट वर्कर्स, कि ये काम जो होता है लेस एफिशिएंट वर्कर्स के लिए होता है, ताकि उनको मोटिवेट करके उनको भी परफेक्ट बनाया जा सके। इसके बाद आता है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि इट रेफर टू द चेंज इन द एटीट्यूड of management and workers toward the one another from competition to cooperation। यहाँ पर उनके मेंटल यानी माइंड को सेट किया जाता है, क्योंकि एक ही कंपनी में काम करने वाले लोग अगर कंपटीशन करेंगे तो दे कांट डू ए बेटर वर्क। एक काम जो कोऑपरेशन से हो सकता है वो कंपटीशन से नहीं हो सकता है। एंड द मेंटल ट्रीटमेंट, मेंटल रिवॉल्यूशन हम इसको यही करते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं दैट दे डू नॉट हैव टू बी कॉम्पिटिटिव विद ईच अदर, दे हैव टू कोऑपरेट टू ईच अदर। उनको एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलना है ताकि वो कंपनी को बेटर आउटपुट दे सकें, बेटर रिजल्ट दे सकें। इसके बाद देयर आर सम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्लोर। कुछ कंपैरेटिव स्टडी की गई है दोनों के थॉट्स के बारे में। फॉयल और टेलर के जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बातचीत है। तो सिमिलरिटीज क्या हैं? सबसे पहली सिमिलरिटी है सॉल्यूशन ऑफ मैनेजिकल प्रॉब्लम्स, कि दोनों के कंट्रीब्यूशन में सबसे पहली चीज क्या मिलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट या बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ओवरऑल सबका सॉल्यूशन इनकी थ्योरी में हमें मिलता है। सेकंड, स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि टेलर एंड फ्लोर हैव बोथ हैव बीन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रियलिटी ऑफ वर्क, दैट्स व्हाई दे बोथ हैव लेट स्ट्रेस अपॉन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क। यानी कि उन्होंने लोगों के प्रैक्टिकल वर्क पर काम किया। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि दे गिव देयर सजेशन अबाउट इम्प्रूवमेंट वेयर सच इम्प्रूवमेंट्स वर पॉसिबल। मतलब उन्होंने क्या किया, उन बातों पर प्रेशराइज किया जिन बातों के बेस पर हम उनके यानी कि वर्कर्स के काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर उनको मोटिवेट करने की बात आ रही है कि उनको एक टाइप से मोटिवेट किया ताकि वो आउटपुट ज़्यादा दे सकें। और तीसरा, स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि उन्होंने एम्प्लॉयज के बीच के रिलेशन को अच्छा बनाने का काम किया। द बोथ द एक्सपर्ट्स आर of the opinion that if good relation between the owner and worker is established, the organizational aim can be reached या gained easily। अगर उनके बीच के रिलेशन अच्छे होंगे ओनर एम्प्लॉयज के बीच के, तो क्या हो सकता है कि कंपनी को जो उसके एम्स प्राप्त करने हैं वो उनको जल्दी प्राप्त कर सकती है। These are the similarities between the Taylor and Foyle's theory।
ये टेलर और फॉइल्स थ्योरी की सिमिलैरिटीज थी। अब कुछ डिफरेंसेस आते हैं इनके बीच के, वो डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम। So there are difference. The first is perspective. यहाँ पर आपको पूरा चार्ट दिया गया है कि पहले बात perspective, कि यहाँ पर जो उनकी टेलर की थ्योरी है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, जबकि उनकी हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट की फॉइल जो होते हैं वो मैनेजमेंट के लेवल को हाई करने की बात करते हैं, जबकि जो टेलर है वो प्रोडक्शन आउटपुट ज़्यादा करने की बात करते हैं। दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड, कि यहाँ पर टेलर के पास यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड ए वर्कर और वर्क्स अंडर ए सुपरविजन, मतलब कि यहाँ पर जो है वर्कर जो है एक सुपरविजन, एक बॉस के अंडर काम करता है, जबकि टेलर की बात में जो प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनी है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। एप्लीकेबिलिटी, कि टेलर के सोल्यूशन को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल सिचुएशन कि टेलर के सॉल्यूशंस को हम स्पेशल सिचुएशन में अलाउ कर सकते हैं, जबकि जो फॉइल है उनके यूनिवर्सली अप्लाइड होने वाले रूल्स हैं। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि इनको एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है, जबकि इनको एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। फोकस किया गया यहाँ पर स्पेसिफिकेशन पे, टाइम पे, स्पीड पे, जबकि उधर अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात पर स्ट्रेस किया गया है। पर्सनैलिटी, ये साइंटिफिक है, वो प्रोफेशनल है, और एक्सप्रेशन ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और वो जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, ये नॉर्मल थिंकिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की। और आपको होमवर्क भी कि आपने कंपैरेटिव स्टडी याद करनी है इनकी। आज का काम इतना ही था, बाकी काम हम कल करेंगे। थैंक यू।